In last class, we have done exercise 8.3. आप लोगों ने 9, 10, 11, 12 प्रॉब्लम कर लिए हैं या मुझे बताना है? गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन. गिव मी रिस्पॉन्स. 9, 10, 11, 12 प्रॉब्लम बताना है मुझे या आप लोगों ने कर लिया है? सारे बच्चों ने कर लिया है? 9, 10, 11, 12 चारों प्रॉब्लम सब बच्चों ने कर लिया है या बताना है? क्वेश्चन 10th बताऊं बच्चों? कोमल 11th. ओके. ओके, इसी का पहले क्वेश्चन 11th बता रही हूँ, फिर इसके बाद मैं ना आपको 9th भी बता दूंगी. देखो 11th क्वेश्चन. इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर. आर जो है हमारा 2.5% पर आर. और यहाँ पे देखो ये जो बैक्टीरिया जो है वो 2003 की है, तो पी की जगह पर जो है हमारा नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 2003, और ये हमारा किसके इक्वल है? तो ये हमारा इक्वल है 54,000. दिस इज इक्वल टू 54,000. ओके बच्चों, अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट है ना. फर्स्ट पार्ट में मुझे बताना है फाइंड द पॉपुलेशन एट 2001. देखो ये जो है पॉपुलेशन इन 2001. अब देखो बच्चों एक चीज बता रही हूँ, हमारे पास जो डेटा है वो 2003 की डेटा है और हमें जो फाइंड करना है वो 2001 का फाइंड करना है. मतलब आपको पता है कि ये इंक्रीजिंग है, लिख रखा है इसने कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है. तो इंक्रीज करने का मतलब ये हो गया बच्चों कि इंक्रीज का मतलब ये है कि 2001 में जो पॉपुलेशन होगी वो 2003 के पॉपुलेशन से ऑलवेज लेस होगी. तो यहाँ पर जो मैं आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन लेकर चलेंगे और डेप्रिसिएशन से हम इसे बनाएंगे. ठीक है. ओके. We have to find out the question 11. Okay. Increasing rate of find the bacteria and ये तो इजी है बेटा, और ये बहुत इजी है. ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन 10 था और ये था 5%. ठीक है ना, ये था हमारा 5%. ये था तो ये क्वेश्चन 10 सॉल्व करना है बच्चों. क्वेश्चन 10 सॉल्व करना है. चलो इसका फर्स्ट पार्ट बता देती हूँ मैं. तो यहाँ पे देखो A इज इक्वल टू P 1 माइनस R अपॉन 100 और पावर हो जाएगा N. और अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे जो मैं 10th बना रही थी, तो 10th में जो था 2003, अब 2003 से 2001, 2003 से 2001 के बीच में बस छोड़ रही हूँ यहीं पर बेटा. ना N इज इक्वल टू है 2, तो आप वैल्यू पुट कर लेना N इज इक्वल टू 2 और 2 रखकर आप इसको बना लेना. नाउ वी हैव कम टू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11
in a laboratory the count of bacteria in a certain while increasing R is equal to 2.5%. Find the bacteria at the end of 2 hours, n is equal to 2 hours. और initially का मतलब P and this is equal to 506,000. ठीक है ना. In a laboratory the count of bacteria in a certain experiment was increasing. अब increase हो रहा है तो increase का मतलब प्लस है, तो A is equal to P 1 plus R upon 100 N. बना लोगे बच्चों अब इसे या सॉल्व करूं मैं इसको? बच्चों इसे सॉल्व कर लोगे या बताऊं मैं? ये जल्दी बोलो आप. जिस बच्चे ने 11 प्रॉब्लम पूछा था वो बन जाएगा आपका. ओके. एंड नाउ वी हैव कम टू क्वेश्चन नंबर 9. इसी का क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. देखो निकालना है. फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4096. मतलब P क्या मिला हुआ है? 4096. इफ ही गेव इट फॉर 18 मंथ. N कितना है? 18 मंथ्स. और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? R 12 1/2% पर एनम. बच्चों 2 तरीके हैं बनाने के. मैंने आपको 2 मेथड्स बनाया था. दिवेश बेटा क्वेश्चन 11 अभी बना दिया मैंने आपके बोर्ड पे, सिर्फ मैंने इसको सॉल्व नहीं किया बेटा. ठीक है मैं सॉल्व भी कर दूंगी. अभी तो बना रही थी मैं 11th क्वेश्चन आपके. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए फाइंड करना है. बच्चों 2 तरीके सिखाई हूं मैं. फर्स्ट डे मैंने आपको सिखाया था कि पहला वाला पार्ट निकालो और सेकेंड पार्ट को सिंपल इंटरेस्ट से निकालो. सेकेंड डे मैंने आपको सिखाया कि अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, आप एक साथ भी निकाल सकते हो. तो A इज इक्वल टू P. देखो ये 18 मंथ है ना, तो इसको चाहो तो 3 में अगर कर लोगे तो इसको हाफ कर लो. 2 तरीके हैं. इसको कर लो 3 6 6 6, तो ये क्या हो जाएगा? 25/2 का अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा? 25/4%. डायरेक्ट भी बना सकते हैं. P 1 plus R upon 100N एंड दिस इज 4096 1 plus 25/4 into 100 और पावर 3. 25 से कट रहा है बच्चों 4. 4096 4, ये 16 हो गया. 4 4 जा 16. यहाँ पर आ गया 16 plus 1 पावर 3 एंड दिस इज 4096 into 17/16. 17/16 17/16 और यही आपका आंसर हो जाएगा. आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, आपका यही आंसर हो जाएगा. एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम इन चैप्टर 8? अगर किसी बच्चे को किसी प्रॉब्लम में किसी में प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो, या मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूं बच्चों. क्वेश्चन 11 वापस बताना है. ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं. हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है बच्चों वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. चैप्टर 9.
देखो यहाँ पे ना बच्चों, इस चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझो क्या होता है। अलजेब्रा जो है ये भी मैथ्स का एक ब्रांच है, बट अलजेब्रा के अंदर भी जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें न्यूमरल भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं और कांस्टेंट भी होते हैं। जैसे सपोज करो मैं एक फॉर्मेट लिखती हूँ ax प्लस सी। अब मैं तुम्हें कहूंगी कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आप पूछोगे मैम ये कैसी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो यहाँ पर a जो है ये कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट है x का। x क्या है बच्चों? x जो है ये एक वेरिएबल है और c जो है इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो ये एक अलजेब्रिक, एक सबसे छोटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में मैं और भी बताऊंगी कि कैसे क्या होता है। तो ये जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों, आपको बोर्ड दिख रहा है ना पूरा? दिख रहा है ना बेटा? हाँ कोमल, आप अपनी मोबाइल जो है उसको, कोमल आप अपनी मोबाइल सही कर लो बेटा। तो अब देखो यहाँ पे ax प्लस सी। अब ax प्लस सी जो है हमारा, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या होते हैं? देखो एक वेरिएबल है। अब समझो वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे सपोज करो कि हम a और c की वैल्यू को चेंज करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू के लिए x की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। x के आगे, वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट टर्म लगा होता है बच्चों, उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। ये कुछ भी न्यूमरल होता है, -2 कुछ भी हो सकता है। और c जो टर्म है वो कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। ये एक बिल्कुल सिंपलेस्ट जो है। इसके अलावा भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे सपोज करो मैं 2xyz लूंगी, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस फॉर्मेट में मैं लिखी देखो 2x प्लस 3, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे यहाँ पे इनके पावर्स वगैरह के बारे में भी हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी 8th क्लास छोटी क्लास है तो यहाँ पर हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखो इसमें ना टर्म्स की बात होती है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखो एक ही टर्म है, तो इसमें कितने टर्म है? 1 टर्म है। अब इसमें देखो कितने टर्म है बच्चों? तो इसमें 2 टर्म्स है, ठीक है ना, इसमें 2 टर्म्स है। इसी तरह से 3 टर्म्स, 4 टर्म्स कुछ भी हो सकते हैं। अब यहीं पर से हमारा स्टार्ट हो जाता है बच्चों। यहाँ पर मैंने तुम्हें टर्म बताया और कोफिशिएंट बताई। अभी इसके पहले, अब जैसे एक टर्म है तो इसको हम मोनोमियल कहते हैं, दिस इज नोन एज मोनोमियल। 2 टर्म्स है तो इसको हम कहते हैं बाइनोमियल। और अगर टर्म्स, जैसे एक और मैं लिख लेती हूँ 2x प्लस 3y प्लस 5, तो ये जो है ये हमारा यहाँ पर टर्म्स कितने हैं? 3 टर्म्स हैं और इसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। और बच्चों पूछोगे मैम आगे भी तो होंगे, आगे जितने भी अब होंगे इन सबको हम पोलिनोमियल कहते हैं। आगे जो भी होंगे इन सबको हम पोलिनोमियल्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमें 2-3, अभी एक फैक्टर भी बताती हूँ फैक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे हमने जाना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें मिनिमम एक वेरिएबल होना चाहिए, कोफिशिएंट होना चाहिए, कुछ फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मूला है ax प्लस सी। x कुछ भी हो सकता है, ay भी हो सकता है। तो ये x हमारा वेरिएबल है, a हमारा कोफिशिएंट है और हमेशा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस में होता है। कोफिशिएंट की वैल्यू माइनस होती है तो ये पूरा का पूरा माइनस हो जाता है। और कांस्टेंट टर्म बच्चों वो होता है कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता। इसके बाद जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत सारे टर्म से मिलकर बनते हैं। अगर उसमें सिंगल टर्म है तो वो हमारा मोनोमियल कहा जाता है। अगर 2 टर्म है तो वो बाइनोमियल है। अगर 3 टर्म्स हैं तो वो ट्राइनोमियल्स हैं। और इसके आगे 4 टर्म से आगे कितने भी टर्म हो जाएं तो उन सबको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसके अलावा एक टर्म और है, वो मैं आपको फैक्टर बता देती हूँ। अब जैसे सपोज करो मैं ये एक्सप्रेशन लिखी हूँ, ठीक है ना। अब ये अगर मैं z का फैक्टर पूछूं कि z का फैक्टर क्या है, तो z का फैक्टर 2 है, x है और y है। अब जैसे मैं लिखती 3p
पूछा जाए कि r का फैक्टर क्या है, तो r का फैक्टर 3b है, pb है और qb है। लेकिन जब कोफिशिएंट की बात होती है बच्चों, तो कोफिशिएंट हमेशा न्यूमरल होता है। जैसे इसका कोफिशिएंट जो है वो तो 3 वेरिएबल यूज हुए हैं, pb यूज हुआ है, qb यूज हुआ है और r भी यूज हुआ है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? यशपाल, यहाँ पर मैं अभी आपको 3 चीजें सिखाई हूँ बेटा। एक तो मैंने सिखाया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, और मैंने क्या सिखाया आपको यहाँ पे कि एक मैंने सबसे सिंपलेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिखाई। ये देखो सबसे सिंपलेस्ट है, तो सिंपलेस्ट में ये कोफिशिएंट बेटा देखो यहाँ लिख के मैं समझाई। जैसे सपोज करो मैं ये एक्सप्रेशन ले ली, तो देखो 2 क्या है, 2 हमारा कोफिशिएंट है, x क्या है, x वेरिएबल है और 3 क्या है, 3 कांस्टेंट है। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों, इसमें 2 टर्म है, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये। तो ये क्या है, 2 टर्म वाले को कहते हैं बाइनोमियल। अगर सिंगल टर्म है, जैसे मैं सिर्फ लिखी ये 3pqr, तो एक टर्म है तो इसको हम कहते हैं मोनोमियल। और अगर 3 टर्म है बच्चों, तो 3 टर्म है तो 3 टर्म वाले को हम कहते हैं ट्राइनोमियल। और अगर ज्यादा है टर्म्स, 3 से भी ज्यादा है, तो उन सब के लिए हम कॉमन वर्ड यूज करते हैं और उस कॉमन वर्ड का नाम है पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसके बाद मैंने बताया एक फैक्टर की बात बताई। तो देखो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने फैक्टर है, 3b है, pb है, qb है, rb है। ये इतने फैक्टर्स के मल्टीप्लाई से तो r का क्या हो गया, qp3, q का निकालेंगे तो 3pr। तो किनसे मिलकर मल्टीप्लाई होकर बना है, वो सब उसके फैक्टर्स हैं। अब जैसे सपोज करो 2x² में लिख दी, तो ये किससे मिलकर बना है, 2 into x into x। तो ये सब क्या है, ये फैक्टर्स हैं। तो अगर हम x की बात करेंगे तो x का फैक्टर भी निकाल सकते हैं, इसके आगे हम y भी लिख सकते हैं बच्चों। y का फैक्टर 2 और x हो गया, x का फैक्टर 2 और y हो गया, मतलब सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जिसका भी हमसे पूछा जाए उसके अलावा जो भी होंगे सब उसके फैक्टर्स है। फैक्टर का मतलब होता है कि वो किनके मल्टीप्लाई से मिलकर बना है। क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो हमने यहाँ पर 3 चीजें जाने बच्चों, टर्म्स जाना, फैक्टर्स जाने और हमने क्या जाना, कोफिशिएंट्स जाने। अब हम एक्सरसाइज, अब देखो एक आध चीज और यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे सपोज करो अब देखो, जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिया 7x और एक एक्सप्रेशन में ली 14y, ठीक है ना, और एक एक्सप्रेशन में ली 2x। अब देखो यहाँ पे ये 7x है और ये 2x है, दोनों के वेरिएबल बच्चों x है, इसका भी वेरिएबल x है और इसका भी वेरिएबल x है। तो ये लाइक हो गए, हमारे लाइक टर्म्स हो गए। लेकिन अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इसमें तो x है और इसमें है y, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों अनलाइक हो गए। अब जैसे सपोज करो आगे पीछे लिखा मिला 7x² yz, बड़ा लेकर बता रही हूँ, और दूसरी तरफ मिला 3z x² y, तो ये दोनों भी लाइक ही फैक्टर्स हैं। इसलिए लाइक है बच्चों क्योंकि देखो इसके भी फैक्टर है x² yz और इसके भी फैक्टर्स है x² yz, भले ही इसकी सीक्वेंस आगे पीछे है। तो ये क्या हो गया, ये लाइक हुआ। लेकिन अगर अलग है, जैसे मैं यहाँ पर y² लगा देती हूँ, तो y² लगा दी बच्चों, तो y² लगाते ही क्या हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। एक में y है और दूसरे में y² है, तो इस केस में ये हमारा अनलाइक हो गया। एक हमारा ये भी यहाँ पे था इस एक्सरसाइज में। और अब मैं जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो मैं आपको एक्सरसाइज के साथ कराती चलूंगी, बहुत इजी है।
अब देखो फर्स्ट वाला आ जाओ, आप लोग बुक में देखो 9.1 बता रही हूँ मैं आपको। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट, ये है 5xy/z² माइनस 3z1। अब देखो इसमें पूछ रहा है आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब देखो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है बच्चों? 2 टर्म है। पहला टर्म क्या है? 5xyz² और सेकेंड टर्म क्या है बच्चों? सेकेंड टर्म हमारा है 3zy। अब तुम देख, हमेशा एक चीज आप इसमें गौर करना जब भी आप इनको बनाना, कि क्या इसके बीच में कॉमा है या प्लस माइनस है। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास साइन जो हमारी है वो माइनस की है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले देखो बताया यहाँ पे कि हमारा फॉर्मेट हमेशा देखो प्लस का होता है। अब जब मैं इससे इसको कंपेयर कर रही हूँ बच्चों, तो देखो यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमेशा प्लस में होता है। इसका मतलब है कि सेकेंड टर्म प्लस का नहीं है, बल्कि सेकेंड टर्म हमारा माइनस का है। फर्स्ट टर्म के तो आगे प्लस था, तो ये हमारा प्लस हो गया, लेकिन सेकेंड टर्म के बीच का साइन, जैसे सपोज करो ये बीच में प्लस होता तो ये भी प्लस होता। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो फॉर्मेट होता है बच्चों, पॉलिनोमियल की जो फॉर्मेट होती है, जैसे अगर आप बड़ी क्लास में जाओगे तो देखो इस तरह से लिखोगे x³ bx² cx प्लस d। अब देखो ध्यान दो, सबके बीच की साइन प्लस है। अगर ये माइनस हो रहा है तो समझ जाओ कि ये c माइनस है। x कभी माइनस नहीं होगा, ये c के माइनस, मतलब यहाँ पे 3 नहीं था बल्कि ये -3 था, तो -3 होने के कारण बीच की जो साइन थी वो प्लस माइनस माइनस हो गई। क्लियर? अब ये तो पहला पार्ट था हमारा कि आप बताइए इसमें टर्म्स कितने हैं। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर हमारे पास कितने टर्म हैं, 2 टर्म्स है। अब बात है कोफिशिएंट की। अभी मैंने आपको तुरंत स्टार्टिंग में बताया कि कोफिशिएंट का मतलब होता है न्यूमरल, हमेशा कोफिशिएंट न्यूमरल होता है। तो देखो इसका कोफिशिएंट न्यूमरल में क्या हो गया, कोफिशिएंट 5 हो गया, और इसका कोफिशिएंट क्या हुआ बच्चों? इसका कोफिशिएंट हो गया -3। सब बच्चों को समझ में आ गया ये बिल्कुल अच्छे तरीके से? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं, टर्म्स देखते हैं। कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? 2 टर्म्स, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताई। दिस इज ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशंस के बाद ये फैक्टर्स नहीं पूछ रहा है, ये मुझसे पूछ रहा है कोफिशिएंट बताइए। तो अभी तुरंत मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले समझाई हूँ कि देखो बच्चों ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, हमारी न्यूमरल वैल्यू, और ये कोफिशिएंट प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। अब आप लोग बताओ फर्स्ट का और कौन सा बता दो, जल्दी बोलो। फर्स्ट में 6 क्वेश्चन है बच्चों, बताओ कौन सा बताऊं, चैट बॉक्स में बताओ मुझे। फिफ्थ, देखो यहीं पर फिफ्थ बता रही हूँ फर्स्ट का। ये देखो फिफ्थ में हमारे पास है बच्चों x/2 प्लस y/2 और -xy। सबसे पहले तो देखिए टर्म्स कितने हैं, है ना? तो देख लो यहाँ पर एकदम आराम से दिख रहा है, बताती हूँ दिवेश, वो भी बताती हूँ। पहले फिफ्थ बता रही हूँ बेटा। अब देखो कितने टर्म हैं, 1, 2 and 3। देयर आर 3 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म है हमारा x/2। अब देखो आराम से इसको बना सकते हो, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, हाफ इंटू एक्स। तो कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा, कोफिशिएंट बोलो क्या हो गया, हाफ। और अब सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है बच्चों, y/2। इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू वाई। तो यहाँ भी हमारा कोफिशिएंट क्या हो गया, हाफ। अब देखो थर्ड
थर्ड टर्म हमारा क्या है -xy। अब देखो कुछ भी नहीं होना तो समझ जाओ क्या है 1 है, तो कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा, कोफिशिएंट इज इक्वल टू माइनस। आ रहा है ना समझ में? फिर मैं नेक्स्ट 50 बता देती हूँ। 6 तो इजी है बेटा, मैं ओरली बोल रही हूँ, आप लोग खुद से लिख लो, पहले इसे कर लो, नोट कर लो। देखो मैं ओरली बता रही हूँ, आप इसी तरीके से लिख लेना। पहले मैं आपको 6 बता रही हूँ। देखो 6 का कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म है 0.38। हाँ गुड दीपक, 0.38 कोफिशिएंट प्लस का 0.3, सेकेंड टर्म -0.6 AB एंड कोफिशिएंट इज इक्वल टू -0.6। थर्ड टर्म इज 0.5 B एंड कोफिशिएंट इज 0.5। और क्या पूछा आपने? ये तो 6 हो गया बच्चों। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में कितने टर्म है बच्चों? 1, 2, 3 एंड 4। फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में 4 टर्म है। पहले टर्म का कोफिशिएंट है 3, दूसरे का है -1, थर्ड का है +1 और फोर्थ का है -1। जहां कुछ भी नहीं लिखा मिले ना बच्चों वहां 1 है, और सिर्फ आगे की साइन चेक कर लेना। गुड यशपाल, आगे की साइन चेक कर लेना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो माइनस लगा देना और पॉजिटिव है तो प्लस लगा देना। डन। अब सेकंड बता, हो गया ये बच्चों, आपने कर लिया? अब देखो सेकंड भी बहुत इजी है, मैंने सब आपको समझा दी स्टार्टिंग में। सेकंड में कह रहा है कि बताओ कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है और कौन ट्राइनोमियल है, और कौन इसमें फिट नहीं हो रहा है। तो बच्चों जिसमें एक टर्म है उसके आगे मोनोमियल लिख देना, जिसमें 2 है उसके आगे 2 लिख देना, जिसमें 3 है उसके आगे ट्राइनोमियल लिख देना। अब जैसे देखो आप लास्ट से एक पहले देखो, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA 4 टर्म है, तो लिख देना डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस, डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस। जिसमें 3 से ज्यादा है उनके आगे लिख देना। अब लिखोगे कैसे? पहले मोनोमियल, उसमें सारे मोनोमियल छाप के लिख लेना, फिर बाइनोमियल, उसमें सारे बाइनोमियल लिख देना, फिर ट्राइनोमियल, उसमें सारे ट्राइनोमियल लिख देना, और और लास्ट वाले में लिख देना पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस 3, और उसमें 4 वाले को लिख देना। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं सेकंड क्वेश्चन में? बेटा आपको मैंने समझाने वक्त ही समझा दिया, बहुत इजी है। अब थर्ड क्वेश्चन में मैं आपको एडिशन सिखाती हूँ कि कैसे हम ऐड करते हैं। अब देखो एक चीज पहले बता देती हूँ कि ऐड करने का एक रूल है। ऐड करने का रूल ये है बच्चों, आपने तो 7th में भी पढ़ा होगा कि सेम वेरिएबल वाले ही प्लस माइनस होते हैं। जैसे मान लो मेरा घर है, मेरे घर में मेरे 4 कमरे हैं, मेरी मर्जी हो मैं इस कमरे में टीवी रखूं, मेरी मर्जी हो मैं उस कमरे में ले जाऊं, लेकिन पड़ोसी के घर में तो ले जाके अपनी टीवी नहीं रखूंगी, अपने ही घर में रखूंगी, चाहे जिसमें भी रखूं। तो इसी तरह से हमारे वेरिएबल भी होते हैं, मतलब x वाला x के साथ ही ऐड होगा, x के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा, y वाला y के साथ ही ऐड होगा, मतलब वो उनका एरिया है। भले ही वो एक से दूर दूर है, बट वो सब आपस में एक है, तो वो आपस में ऐड भी हो सकते हैं और आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे हमारी चीज है, मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी जहां मर्जी हो मैं अपने घर में उसको व्यवस्थित कर सकती हूँ, है ना। इसी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कहते हैं। अब देखो जैसे फर्स्ट है हमारा, थर्ड का फर्स्ट, ये है हमारा AB माइनस BC, ये एक पूरा टर्म है बेटा, फिर BC माइनस CA, और फिर तीसरा टर्म है इसमें CA माइनस AB। इनमें देखो ये कॉमा का मतलब होता है एक एक टर्म। पहला टर्म है AB माइनस BC, देन BC माइनस CA एंड देन CA माइनस AB। प्लस करना है, देखो प्लस करने के 2 तरीके होते हैं, आपको पता है, एक टेबुलर फॉर्म होता है इस तरह से, और एक ये भी फॉर्म होता है हमारा।
हमारी मर्जी, तुम्हें जो इजी लगे। यहाँ भी 4 और 3 7 और 2 9 होगा और यहाँ भी ये 9 होगा। मैं इनको चाहूँ तो इस तरीके से भी ऐड कर सकती हूँ और मैं चाहूँ तो इनको इस तरीके से भी ऐड कर सकती हूँ, जैसे तुम्हें इजी लगे। अब मैं इसको ऐड करती हूँ बच्चों, AB माइनस BC, बीच में प्लस की साइन लगा दी। प्लस में कोई झंझट नहीं होता बच्चों। अगर ये माइनस होता तो मुझे बीच में ब्रैकेट लगाना पड़ता, क्योंकि माइनस में साइन चेंज होता है। अब देखो ये प्लस का AB और ये माइनस का AB, यही कैंसिल हो गया। ये प्लस का BC और ये माइनस का BC कैंसिल हो गया। प्लस का CA माइनस का CA कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया। और आंसर क्या आ गया बताओ? आंसर क्या आया फटाफट बताओ बच्चों? 0। बेटा सब कट गया, 1 कैसे हो सकता है? सारे कट गए ना, तो आंसर 0 हो गया ना। 1 तो तब होता है ना, देखो अगर यहाँ पे मान लो मेरे पास 3 - 2 जैसी ऑप्शन होती तब ना 1 होता, या 2x अपॉन 2x होता, डिवाइड होता, तो देखो ये 1 आता। जब सब कट गए, जैसे मान लो 2 - 2, तुम्हारे पास 2 समान थे, तुमने 2 दे दिए, तो क्या बचा? तुम्हारे पास 0 बचा। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 0 आ गया ना बच्चों? समझ में इजी है बिल्कुल। सेकंड बना लेना बच्चों, सेकंड इजी है। थर्ड बता देती हूँ, ठीक है ना? थर्ड में है 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, माइनस 3pq प्लस 4, ये एक टर्म है। और दूसरा टर्म है हमारा 5 + 7pq, 5 + 7pq, और साथ में है माइनस 3p² q², माइनस 3p² एंड q²। ठीक है ना? टर्म्स चेक करो, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, 5 + 7pq माइनस 3p² q² ऐड करते हैं। 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7pq और माइनस 3p² q²। अब अभी लाइक और अनलाइक इसीलिए बताई थी मैं आपको, सारे लाइक वाले को एक जगह लाएंगे। देखो ये और ये सेम है, तो 2p² q² माइनस 3p² q², ये एक जगह आ गया। अब pq वाले को एक जगह लाते हैं, 3pq और प्लस 7pq को एक जगह ले आए। और बच्चों ये दोनों एक जगह ही ऐड हो रहा था, तो मैं इन दोनों को ऐड करके डायरेक्ट यहाँ पे 9, ठीक है ना? अब 2 तरीके हैं फिर इसको भी बनाने के। देखो अगर आप चाहो तो ऐसे लिख लो, 2 - 3p² q², फिर माइनस यहाँ भी कॉमन ले लो 3। अब याद रखना ये बीच की साइन प्लस की है, तो ये बदल जाएगी माइनस, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस 9। अब यहाँ देखो क्या हो गया, माइनस p² q² और 7 में से 3 गया बच्चों, तो कितना बचा? 4। लेकिन किसका 4? माइनस का 4, और माइनस माइनस मिलकर प्लस 4pq प्लस 9, और यही हमारा आंसर। ठीक है यशपाल, गुड। बनाने का तरीका भी आपको सीखना है। बोर्ड की क्लास है बच्चों, तो बोर्ड की क्लास में आपको प्रॉपर इसको बनाना भी है, ताकि आपको पूरे अच्छे से नंबर मिले। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब बताओ आप चिल्ड्रेन, 4th बना लोगे या मैं बनाऊं? 4th बनाओगे या मैं सब्ट्रैक्शन सिखा दूं आपको? 4th बना लोगे ना? एडिशन का ही है बेटा। कर लिया सब बच्चों ने इसे? डन चिल्ड्रेन? अब ना बच्चों मैं आपको सब्ट्रैक्शन सिखा रही हूँ। अब देखो सब्ट्रैक्शन को मैं कॉलम में भी सिखा दूंगी और डायरेक्ट भी सिखा दूंगी कैसे बनाते हैं। सब्ट्रैक्ट, और ये है हमारा क्वेश्चन 4 का।
अब देखो, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, अब यही आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो किसको हमें ऊपर रखना है और किसे हमें नीचे रखना है। तो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम, तो फ्रॉम वाला ऊपर जाएगा, 12a माइनस 9ab प्लस 5b। क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ बच्चों, बुक से लिख लेना। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों 4a माइनस 7ab, ये 9 है, माइनस 7ab प्लस 3b और प्लस 12। पहले मैं ये मेथड आपको सिखाती हूँ, ये आगे भी आपको करना है। देखो, सब्ट्रैक्शन जब भी हम करेंगे, किया होगा आप लोगों ने, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है हमेशा। तो जैसे ये यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, और ये प्लस है तो ये भी माइनस का हो गया। अब इसकी साइन प्लस नहीं रही, ये माइनस हो गया। तो 12 में से 4 गया बच्चों, तो कितना आया? 12 में से 4 गया तो 8 थी। अब बड़ा कौन है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो पॉजिटिव बड़ा है तो साइन पॉजिटिव की रहती है। अब फिर यहाँ आ जाओ, माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 7 गया बच्चों, तो 2ab। अब बड़ा कौन है, माइनस, तो साइन आ गया माइनस का। अब यहाँ आ जाओ, फिर प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया तो 2। बड़ा कौन है, पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव की। माइनस माइनस प्लस 15, बड़ा कौन है, माइनस। ये हो गया हमारा आंसर। आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी बता सकते हो। देखो, दूसरा सेकंड मेथड बता रही हूँ। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ठीक है ना। अब देखो, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ये प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं बच्चों, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड अगेन माइनस प्लस माइनस। अब एक जैसे को एक जगह ले आओ, 12a और a ढूंढो, माइनस 4a। अब b को ढूंढ लो, प्लस 5b माइनस 3b। अब इसके बाद 2ab भी ढूंढ लो, माइनस 9ab प्लस 7ab, और लास्ट में माइनस 3 माइनस 12। अब देखो, डायरेक्ट बता रही हूँ, 12 में से 4 चला गया तो 8a, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया तो 2b, फिर माइनस और प्लस, माइनस 9 में से 7 गया तो 2, पहले मैं ब्रैकेट में भी बता रखी हूँ, माइनस और माइनस 15। आपको जो इजी लगे आप उससे बना सकते हैं। आपको पहला वाला इजी लगे तो आप इससे बना लो, ये इजी लगे तो आप इससे बना लो, जिसको जो इजी लगे वो बना लो। बेटा देखो, पहले तरीके में कुछ नहीं है, पहले तरीके में क्वेश्चन को लिख लो, ये और ये प्रॉब्लम लिख लिए। लिखने के बाद जो नीचे वाला है इसका साइन चेंज हो जाता है, इसका साइन चेंज होता है। साइन चेंज जैसे देखो, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, फिर ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, और फिर ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। अगर आपको एक बार में नहीं आए ना बच्चों, तो ऐसे देखो, लिख लो 12 माइनस 4a, क्या आया, 8a। फिर अब यहाँ आ जाओ, ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस 9 प्लस 7ab आ गया, माइनस 2ab। फिर यहाँ आ जाओ, प्लस 5 माइनस 3b, और ये तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप एक लाइन और भी लिख लो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो। हाँ, फर्स्ट वाला इजी है बेटा, और आगे भी आपको काम में आएगा। इसमें ना बड़े जब बहुत बड़े हो जाते हैं ना, तो प्लस माइनस में मिस्टेक होता है, और ये बहुत इजी तरीका है। केवल याद रखना होता है कि माइनस में साइन चेंज होता है।
तो जो भी अगर यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस, और फिर यहाँ भी देखो प्लस है तो माइनस। इस तरह से इसमें साइन को बदल लो। अब ना ये प्लस का नहीं रह गया, जो इसका ऊपर का साइन था वो खत्म हो गया, और अब इसका साइन ये हो गया। ये अब माइनस नहीं रहा, अब ये प्लस हो गया। ये अब प्लस नहीं रहा, अब ये माइनस हो गया, और ये भी अब प्लस नहीं रहा। मतलब इसका देखो रीजन यही छुपा है। ब्रैकेट जब ओपन करते हैं ना बच्चों, तो देखो साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। तो ये जो साइन बदलता है ना ब्रैकेट को ओपन करने को, इसी को हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। आ गया ना समझ में? इजी है बच्चों। अब आप होमवर्क में बंद कर लेना बच्चों, एक्सरसाइज 9.1, और जिसका आंसर नहीं आए वो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना। ओके चिल्ड्रन।